प्यारे बच्चों, मैं बलवान सिंह। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 1 का तीसरा अध्याय आरंभिक नगर। चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों ने अचानक एक पुराना स्थल मिला, हड़प्पा नामक का, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। इंजीनियरों ने सोचा कि ये जो खंडर है इससे बहुत अच्छी ईंटें मिलेंगी, और ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले आए, जिनसे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद 80 साल पहले, अब से 80 साल पहले, यानी अगर हम ये कहें कि आज 2020 है, तो 80 साल पहले यानी 20 ये और 2000 में 60, यानी 1940। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। पुरातत्वविद कौन होते हैं? जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। और तब पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। उपमहाद्वीप का मतलब है यहाँ पर भारत। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में बांटा गया था। एक हिस्सा होता था पश्चिमी भाग में और एक पूर्वी भाग में। पश्चिमी भाग जो है वो छोटा होता था और ऊंचाई पर बना होता था। पूर्वी जो हिस्सा होता था वो निचले इलाके में होता था। पुरातत्वविदों के अनुसार जो ऊंचाई वाला भाग जो पश्चिम में होता था, छोटा भाग, वो नगर दुर्ग होता था, और निचले हिस्से को निचला नगर जो है कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, और ईंटें बहुत अच्छी तरह से पकी होती थी, जो कि आज भी हजारों साल बाद जो है उनकी दीवारें खड़ी हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। यहाँ पर देखिए, ये दिया हुआ है, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में है। भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं हड़प्पा संस्कृति के जो अवशेष हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। हमने बिल्कुल शुरुआत में जो है पाठ में आपको एक घड़ा जो है दिखाया था चित्र में, पेज नंबर 6 पे। पत्थर के बाट, मुहरें, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले। ये मानचित्र दिखाया है, इसमें जो है सिंधु नदी के साथ में दिखाया है। ये मोहनजोदड़ो है जो है इस प्रकार से, और ये आगे जो है हड़प्पा जो संस्कृति के अवशेष जहाँ पर मिले हैं। ये जो है रावी नदी है, चिनाब नदी, झेलम नदी, ये राखी गढ़ी जो है हरियाणा के अंदर है, कालीबंगा। तो इन स्थानों पर जो है, ये लोथल है गुजरात में, इन जगह पर जो है अवशेष मिले।
कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और पत्थर का इस्तेमाल किया गया। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर यानी तालाब में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुओं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते होंगे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा और लोथल यहाँ पर अग्निकुंड मिले हैं। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे इन अग्निकुंडों में। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं, स्टोर। ये देखिए महान स्नानागार दिखाया गया है। इसमें बीच में जो है ये खाली दिखाया गया है। इसमें पानी होता था, चारों ओर कमरे इसमें है। ये पक्की ईंटों से बना हुआ था। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे, जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके के साथ किया जाता था। बहुत विकसित जो है ये नगर होते थे। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को दूर दूर भेजते होंगे धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाने के लिए। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते होंगे जो अपने घरों का या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। साथ में एक ये चित्र दिया हुआ है, आप इस चित्र को देखिए अच्छी तरह से। ये एक सड़क दिखाई गई है, एक ये जो है इसमें जो एक कुआं दिखाया गया है नीचे, ये वाला। सड़क में बने नाले हैं। नीचे जो चित्र है इसमें जो मुहर है उस ये नीचे जो दिखाई गई है और ये कुछ खिलौने दिखाए गए हैं। इस मुहर में खास लिपि चिन्ह भी दिखे हैं। इनको पढ़ने का प्रयास किया गया है लिपि चिन्हों को, लेकिन अब तक इनको पढ़ने में कामयाबी नहीं मिली है। यहाँ पर साइड में बाईं तरफ जो है 2 जो है सफ़ेद पत्थर के बाट दिखाए गए हैं। ये जो है बहुत
जो है पत्थर से ही बने हुए बाट हैं ये, और बड़े बढ़िया ढंग से जो है इनको तराशा गया है। ये चरट नामक पत्थर से बनाए गए हैं। शायद इनसे बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोला जाता होगा। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं इनमें अधिकतर जो है पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे, और सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यानी तांबे और कांसे से औजार बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे, और गहने और बर्तन भी बनाए जाते होंगे, और सोने और चांदी से केवल गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। इस चित्र के अंदर देखिए, जो बाएं नंबर में चित्र है इसमें मनके दिखाए हुए हैं, मनकों की माला है, और साइड में जो है ये फलक है, और बाट मैंने ऊपर आपको दिखाई दे दी। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे, जो अभी ऊपर मैंने आपको दिखाई थी, जिसमें लिपि भी थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। जैसा कि पहले पाठ के अंदर हमने पेज नंबर 6 के ऊपर एक घड़ा देखा था। एक ये चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में जो है एक व्यक्ति का ये चित्र है, और इस पे जो है ये मोहनजोदड़ो में मिली है। इस पे कढ़ाईदार वस्त्र जो है पहने हुए इस व्यक्ति को दिखाया है। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य कुछ तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। कुछ कपड़ों के अवशेष, पक्की मिट्टी तथा फ्रेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं, यानी सूत भी उस समय काता जाता था। इनमें से अधिकांश जो वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेने वाले को कहते हैं। जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना, या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना। पच्चीकारी का मतलब है रंगों के द्वारा डिजाइन बनाना। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सभी पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। ऊपर फ्रेंस शब्द आया था। फ्रेंस जो है ये पत्थर और शंख जो है प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेंस को जो है कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थर जो होता है, एक चमकीला सफ़ेद पत्थर होता है, स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री गहरे हरे रंग के होते थे। फ्रेंच से मनके बनाए जाते थे, चूड़ियाँ, बाड़े और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में, कच्चा माल यानी वस्तुओं का निर्माण करने के लिए कच्चे माल की ज़रूरत होती है। जैसे धागा बनाने के लिए जो है रुई की ज़रूरत होती है, कपास की ज़रूरत होती है। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है या फिर किसान या जो पशुपालक जो है वो उसका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के आवश्यक प्राकृतिक रूप से जो है मिलने वाले कच्चे माल हैं, और इसी प्रकार से जैसे किसानों द्वारा उत्पादन की गई कपास जो है ये भी एक कच्चा माल है। हड़प्पा के में लोगों को कई चीज़ें वही मिलती थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है दूर दूर से मंगवाई जाती थी। जैसे तांबा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, लोहा आदि, इनका ये आयात करते थे। आयात कहाँ कहाँ से करते थे? शायद तांबे का आयात जो है आज के राजस्थान से करते थे, और जो है पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी जो है तांबे का आयात किया जाता था। कांसे का
आयात जो है कांसा बनाने के लिए जो है तांबे के साथ एक धातु मिलाई जाती थी टिन, और टिन का आयात जो है आज के ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात जो है कर्नाटक से, और बहुमूल्य पत्थर जो है वो गुजरात और ईरान और अफगानिस्तान से मंगाए जाते थे। यहाँ पर जो है चित्र में एक गाड़ी दिखाई गई है बैलगाड़ी के टाइप में, यानी इस प्रकार से जो है लोग आने जाने का काम करते होंगे, यातायात के साधन जो है उस समय इस प्रकार के रहे होंगे। ये एक पत्थर है, बहुत सारा बड़ा सारा पत्थर है, जिसके ऊपर जो है लिपि जो है बड़ी बड़ी दिखाई गई है। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले जो शासक, लेखक और दस्तकारों को खाना आदि का सामान बेचते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग जो है एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बचे, लेकिन जो है कुछ खिलौने मिले हैं जो हल के आकार के हैं। लकड़ी के हल बनाए जाते थे, इसलिए वो अब नहीं बच पाए हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ ऐसे तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, पानी इकट्ठा किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जो है ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया था, जो शुरू में मैप था जो आपको पेज नंबर 25 के ऊपर जो है उसमें दिखाया था, धोलावीरा नगर। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। हड़प्पा संस्कृति के नगर सारे जो है 2 भागों में हैं, लेकिन धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, दरवाजे थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था लोथल। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी, गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उसकी छाप, मुहरबंदी यानी मोहर लगाना, मिले हैं। ये लोथल का एक जो है बंदरगाह दिखाया गया है। शायद यहाँ पर जो है समुद्र के रास्ते आने वाली नावों को खड़ा किया जाता था। यहाँ पर इमारतें मिली हैं जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पर मिले। मुद्रा, मुहर या मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया
जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उसके मुहानों पर यानी किनारों पर जो है गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। मोहरबंद आजकल कहते हैं मोहरबंद, यानी वो मोहर लगा देते हैं, सील जिसको कहते हैं। और इसका मतलब ये होता था, अगर ये टूटी हुई नहीं होती थी तो इसका मतलब सामान के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। अब इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ये एक रहस्य है। 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात भी बहुत कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली भी नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गी नुमा जो है वो घर बनाए जाने लग गए। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों के चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान, सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम अगले पाठों में पढ़ेंगे, पाठ नंबर 5 और 8 में। अन्यतर कुछ और चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई है। एटलस में आप मिस्र को ढूंढो। मिस्र एक देश है, नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर जो है मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तानी है, नील नदी के आसपास के इलाके छोड़कर। 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहर लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड कहते हैं। उनके राजाओं के मरने के बाद उनके शवों को इन पिरामिडों में ही दफनाया जाता था और इनके साथ में उनकी पसंदीदा चीज़ें भी दफनाई जाती थी, जैसे खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार आदि जो है, और जानवर भी। और कभी कभी इनके शव के साथ में जो है इनके जो सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। तो दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। तो ये पाठ इतना ही है, और बाकी आप जो है इस पाठ को अच्छी तरह से समझें और उसके बाद इसके अभ्यास के प्रश्न करें।